नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और जैसा कल आपने देखा कि जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें जो नतीजे जो आए हैं एक तरह से सिमिलर टाइप के सिमिलर ग्राफ हैं, दिख रहे हैं साफ साफ। ऑलमोस्ट सारे क्या मतलब 100% ही जितने भी पोस्टर हैं यही इशारा कर रहे हैं कि जो बिहार में है एनडीए सरकार की फिर वापसी हो रही है। और अगर ये वापसी होती है, अगर एग्जिट पोल सही अगर होते हैं तो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। इतने साल से लगातार एंटी इनकम्बेंसी का भी जो असर था, और खासकर चुनाव के कुछ दिन पहले तक, कुछ महीने पहले तक जो नीतीश कुमार के खिलाफ एक जो माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष ने की, वो सारे के सारे धत्ता बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें अहम ये भी है कि जो इस बार मतदान हुए हैं वो काफी ज्यादा हुए हैं। खासकर पहले चरण में आपने देखा कि 65 के आसपास, और दूसरे चरण में तो उसको ही पार कर गया है। तो क्या इंडिकेशन है कि ये भारी जो कहते हैं ना कि भारी मतों से जीत करके बाहर आ रहे हैं, काफी ज्यादा सीटें जीत कर आ रहे हैं। लेकिन एक जो सचिन जो हमने देखा है कि मोटे तौर पे कोई 130 दे रहा है एनडीए को, कोई 140 दे रहा है, कोई 150 दे रहा है। हालांकि एक पोस्टर हम नाम नहीं लेना चाहिए, सब नाम नहीं भी लेते हैं, तो 200 से भी ज्यादा दिया है। मतलब इशारा जो है बड़ा क्लियर है कि 130 से लेकर 200 पार तक इंडिया के फेवर में है। और किसी ने भी इनमें से किसी पोस्टर ने भी जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा है जिसमें महागठबंधन को जीते हुए दिखाया गया है। तो अब देखिए, ऐसे तो एग्जिट पोल सच होगा, गलत साबित होगा, क्या होगा तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक इंडिकेशन तो पता चलता है। और अभी बिहार में घूम करके आए, तमाम चीजें वहां भी देखी, आपने भी माहौल देखा, जहां रिपोर्टर्स भी जो हमारे पास आए, तो कम से कम एक चीज तो बड़ा क्लियर था वहां पर कि सरकार के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं था, भारी गुस्सा लोगों में होता ना, बहुत उस तरह का माहौल नहीं था। बिल्कुल, जो एक बात चल रही थी जंगल राज शब्द जो सबसे ज्यादा चल रहा था, मुझे लगता है वो असर किया या नहीं किया। और जो एसआईआर का मुद्दा वो फुस रहा, और जो एंटी इनकम्बेंसी की बात तो हम कर ही रहे हैं कि वो उतना ज्यादा नहीं चला इस बार। तो ऐसा लग रहा है कि कुल मिला जुला कर स्थिति वही है जो 2020 की स्थिति थी। और महागठबंधन को भी लगभग उतनी ही सीटें, अगर ये पोल अगर सही साबित होता है तो महागठबंधन की भी स्थिति वही रहेगी, 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। हालांकि जो सीमांचल में जितने भी पोल देखिए आप, उसमें सीमांचल जो पिछली बार 5 सीटों पर ओवैसी थे, वहां लग रहा है कि इस बार ओवैसी को झटका लगा है। अब ये झटका एनडीए की तरफ से है या महागठबंधन की तरफ से, ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि हर जगह पे यही दिखाया जा रहा है कि 2 या 3 सीटें। तो इसका मतलब है एआईएम इस बार जो है बैकफुट पे रहेगा वहां पे। वैसे आप देखिए, वैसा दिख भी रहा था इस तरह का, बिल्कुल ओवैसी कितना भी प्रचार कर ले, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब वो हकीकत में बदलता है तो वो फिर वैसे ही हो जाता है। और जैसे आप से जानना चाहूंगा, प्रशांत किशोर का जितना हल्ला था, जितना प्रचार प्रसार हो रहा था, लग रहा था कि कहीं 10-12 सीटें, किंग मेकर की भूमिका, जो शब्द उछल रहे थे, वो बोल रहे थे कि धुआं कर देंगे। और क्या लगा आपको? उन्होंने, प्रशांत किशोर ने खुद दावा किया था कि अगर कुछ सीटें बोली थी उन्होंने, बहुमत से इतने से कम सीटें आएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो बजाता एक जगह लिख कर भी दिया कि नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं। दावे उन्होंने बहुत बड़े बड़े किए सचिन, लेकिन उनका चुनाव शायद उसी दिन खत्म हो गया था मेरी नजर में, जिस दिन उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब आप ऐसी सेना का आप नेतृत्व करें और वहां पर करें, खुद ही आप लड़ने के लिए अगर आगे नहीं आ रहे हो, उस दिन का हो गया था। और मिला जुला के ही लगा जो उन्होंने जिस तरह की मीडिया में उन्होंने एक माहौल बनाया, काफी मतलब चुनाव के 2-3 साल पहले से तैयारी कर रहे थे, पूरा बिहार दौरा भी किया। लेकिन चुनाव के ठीक पहले और चुनाव के बीचों बीच जिस तरह के प्रशांत किशोर का जो बिहेवियर था, वो लगा कि मतलब वो नहीं लगा कि जहां वो जाना चाह रहे थे, कहां जाना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, अब वो किसके फेवर में उन्होंने, अब उनका चुनाव में उतरना किसको लाभ या हानि होता है तो बाद में विश्लेषण की बात है कि चुनाव जब नतीजे आ जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इस चुनाव में तो साफ साफ दिख रहा है, किसी भी एग्जिट पोल में उनको डबल डिजिट में भी नहीं है, कोई 4-5 मैक्सिमम 5-7 से ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि वो जिस तरह से बोला जा रहा था, हमने भी कहा था कई बार, हमने भी जो देख रहे थे कि माहौल ऐसा था कि बहुत बड़े फैक्टर बनेंगे, लेकिन फैक्टर बन नहीं पाए। यानी ओवैसी और प्रशांत किशोर दोनों फैक्टर नहीं बन पाए। इसका मतलब ये चुनाव पूरी तरह से बाइपोलर रहा। और जिस ऐसे जब ज्यादा मतदान होते हैं तो अक्सर ये बाइपोलर ही होता है, महागठबंधन और इंडिया के बीच में फाइट है। और इसमें जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, एक जो आपने जैसे कहा ना कि कांटे की टक्कर हो सकती थी, लेकिन याद की 2020 में एक इसमें से डिफरेंस ये था कि जदयू और बीजेपी के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, एक अविश्वास का माहौल था। और चिराग पासवान चूंकि इंडिया से बाहर थे तो उन्होंने जेडीयू को बहुत ज्यादा नुकसान किया था। तो शायद ये स्थिति इस बार डिफरेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू का प्रदर्शन इस बार बेहतर होनी चाहिए। और खास करके नीतीश कुमार के फेवर में जिस तरह से महिलाएं आई हैं वो साफ दिखा है। वही आपसे बोलने वाला था, जो आंकड़े आए हैं कि पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई, फिर 70% इस बार मतदान हुआ है। तो क्या लगता है आपको, महिलाओं ने ही नीतीश को कम बैक किया है? बिल्कुल, ये मैं देखिए इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर बिहार की पॉलिटिक्स को थोड़ा भी समझते हैं, जब से नीतीश कुमार वहां पर आए हैं, सत्ता में आए हैं, जब 2005 से जब से आए हैं, तब से महिलाएं उनके लिए जैसे कहते हैं ना कि सिपाही की तरह खड़ी रही। उसके पीछे की वजह बहुत साफ है कि पहले जिस तरह का माहौल था, लॉ एंड ऑर्डर था, नीतीश कुमार ने 2 ही काम किए बिहार में, अगर उनके आज भी उसके क्रेडिट अभी भी खा रहे हैं वो, कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत सही किया। जो सो कॉल्ड जंगल राज था, जिस
जिसको कहते हैं, आज भी चर्चा होती है कि आप सोचिए कि लालू प्रसाद कब सीएम थे, राबड़ी देवी कब सीएम थी, लेकिन आज भी जंगलात की चर्चा होती है। इसका मतलब क्रेडिट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जाता है। शराबबंदी भी उनके फेवर में, और महिलाओं को लेकर बहुत सारे, और जो हम बात बार बार कर रहे थे कि 10,000 चुनाव से पहले पहुंचे हैं, गेम चेंजर होगा। और अभी अगर एग्जिट पोल को माने तो लगता है कि वो गेम चेंजर साबित हुआ है। और महिलाओं का जोश तो अल्टीमेट था इस बार, मतलब बिहार में खासकर रूरल इलाकों में जिस तरह से महिलाओं ने वोट किया है, कई जगह मैंने भी देखा, पता किया तो किसी गांव के बूथ पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। और ये दिख रहा है, आंकड़े भी दिखा रहे हैं, और इन आंकड़ों का साफ मतलब है कि नीतीश कुमार का, और अब जो बॉडी लैंग्वेज भी में जो एग्जिट पोल के बाद में या दूसरे चरण के चुनाव के बाद में अगर आप देखिए तो तेजस्वी यादव और या महागठबंधन के जो नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बहुत उत्साह बढ़ाने वाली नहीं लग रही है। तो कहीं ना कहीं उनके पास एक फीडबैक है ग्राउंड से है कि शायद उनका जो सपना था सीएम बनने का, या जिस तरह से एग्जिट पोल भी इशारा कर रहा है, तो एक बार और इनको झटका लग सकता है। और ये झटका लगना तेजस्वी के लिए आसान नहीं होगा, एक बार और सत्ता से बाहर रहना। और जिस तरह के हालात हैं, जो हम बार बार कह रहे थे कि जिस केस में फंसे हुए हैं उसमें जेल जा भी सकते हैं, तो तेजस्वी के लिए आगे का करियर बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि लालू यादव भी अब काफी उनके स्वास्थ्य और उम्र उनके साथ अब नहीं रही, और तेजस्वी के साथ जिस तरह की फैमिली की प्रॉब्लम है, अगर ये चुनाव हारते हैं तो यकीन मानिए कि उनके परिवार में और बहुत बड़ी फूट होने वाली है। कई जिस तरह से खबरें आ भी रही हैं कि तेज प्रताप बीजेपी बहुत क्लोज जा रहे हैं, तो अगर बीजेपी में अगर शामिल हो जाते हैं तो लालू परिवार के सबसे बड़ा झटका तो यही होगा। तो यहाँ से आरजेडी के संभालना बहुत मुश्किल होगा। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि महागठबंधन को लेकर जो पहले से जो धारणाएं बन रही थी, वो जो पलायन का मुद्दा उठा रहे थे, फिर राहुल गांधी का साथ मिला, फिर वो अलग हो गए, कई जगह दोस्ताना फाइट भी हुई है। तो मुझे लगता है यही सब का मिला जुला असर हो रहा है, जिसका महागठबंधन को इस बार नुकसान है। और जो चिराग पासवान की वजह से जो एनडीए को फायदा हुआ है, वो शायद इस एग्जिट पोल में इस बार साफ दिखेगा। और लेकिन बात भी सही है कि अगर इस बार अगर तेजस्वी ये मिस कर जाते हैं तो फिर उनके लिए अगले 5 साल अपने परिवार को संभालना, पार्टी को संभालना और अकेले इस तरह से आगे ले जाना, और कांग्रेस तो इतने साल से बाहर है ही, तो कांग्रेस के लिए तो ये लॉन्ग रन है। अब फिर कांग्रेस वापस नहीं आ पाएगी। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है सचिन की कांग्रेस ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये तेजस्वी के खिलाफ जो माहौल बनाने में, क्योंकि देखिए राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इतने ऐसी हरकतें जो जिस तरह से उन्होंने किया, पूरी तरह से महागठबंधन को कमजोर किया है। ऐसा नहीं है, इस चुनाव के 3-4 महीने पहले तक तेजस्वी बड़े अच्छे फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, नीतीश कुमार के खिलाफ एक थोड़ा माहौल भी उस समय का था। लेकिन राहुल गांधी ने जिस दिन ये एंट्री ली और एसआईआर का मुद्दा उठाया, उस दिन से रिवर्स जो गियर में गाड़ी चलने लगी महागठबंधन की। चुनाव आते आते ना उनका अब तालमेल भी नहीं हो पाया, चुनाव खत्म हो गया, अभी तक तालमेल नहीं हुआ। मतलब जब से डेट अनाउंस हुआ उसके बाद से डीरेल होता चला गया। तो दो फैक्टर सचिन हम देखेंगे, जो मुझे लग रहा है कि अगर आप ठीक से एनालिसिस करेंगे, अगर जो चीजें आएंगी बाहर, तो राहुल गांधी ने भी और वीआईपी पार्टी ने भी इससे काफी नुकसान हुआ है। और उनके जो डिमांड, जिस तरह के डिमांड्स कर रहे थे, जिस तरह की बातें वो कर रहे थे, आप सैनी का देखिएगा स्टेटमेंट भी, एक चुनाव क्षेत्र में जाने से मना किया, तमाम जो इशारा जो करती हैं, और कहीं ना कहीं पर ये, और अब देखिए इस चुनाव के बाद यही स्थिति सिर्फ परिवार ही नहीं हुआ, आप यकीन मानिए कि ये भी होना तय है कि महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी का रहना भी एक साथ रहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके बाद कुछ बाहर उसको मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है, मतलब अगर बहुमत आता है, तो महागठबंधन से कुछ पार्टियां छिटक के उधर भी चले जाएं, वो भी जा सकती है। जैसे वीआईपी पार्टी की जैसे मैंने बात की, पप्पू यादव भी शायद इसके लिए खड़े हैं। पप्पू यादव भी इसके लिए खड़े हैं। तेज प्रताप, अगर माहौल देखिए क्या होता है कि सत्ता, हर किसी को सत्ता चाहिए होता है, और इसके बाद तेजस्वी के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि परिवार की जो अभी तक दिख रही थी, बहुत सारी चीज दबी हुई थी। अभी तो लग रहा था कि ये नाराज हैं, वो नाराज हैं, लेकिन इसके बाद तेजस्वी के लिए देखिए, आप जीतते हो तो आपकी सारी चीजें छिप जाती हैं, लेकिन हारने के बाद तो तमाम मुश्किलें उनके लिए बढ़ेंगी। और अब यहाँ के बाद जो दिख रहा है, जो आसार दिख रहा है, लेकिन मैं फिर से मैं कह दूं कि देखिए कई बार एग्जिट पोल बड़े गलत साबित होते हैं। हो सकता है कि महागठबंधन को जीत मिल जाए, इसमें हमें कोई, हम एग्जिट पोल को सही नहीं मानते, दोनों को बहुमत ना मिले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एग्जिट पोल है उसके बेसिस पे हम आज एनालिसिस कर रहे हैं, और इसके नतीजे अगर इसके फेवर में आते हैं, जिसके संकेत दिख रहे हैं, तो ये हम इस पे ये बातें कर रहे हैं। और ये मानिए कि इस चुनाव के नतीजे होने के बाद अगर एनडीए के फेवर में रहता है, तो शायद कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में भी लगता है कि जो दोनों अलग अलग रास्ते हो जाएंगे, और शायद कांग्रेस को लॉन्ग रन में फायदा दिखता है। कांग्रेस पार्टी लगातार चाहती है कि यूपी और बिहार जैसे अगर राज्य में उसको दोबारा खड़ा होना है, तो आरजेडी को और समाजवादी पार्टी को कमजोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक पे ही खड़े हुए हैं। तो कांग्रेस इसमें फायदा दिख रहा है, और शायद कांग्रेस 2029 का लोकसभा चुनाव देख रही है, क्योंकि आप देखिए पिछली बार 2024 में कांग्रेस के 99 सीट हुए, अगर वो बिहार और यूपी में और स्ट्रांग होती, अपने दम पर होती, तो उनको और ज्यादा फायदा होता। तो शायद उनका ध्यान उस तरफ से है। और राहुल गांधी का जो बिहेवियर पूरा रहा बिहार चुनाव को लेकर के, उसे दिखता है कि कितने गंभीर, वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश चुनाव में भी वही था, जब दोनों भाई एक साथ थे, जोड़ी एक साथ थी, जब वो टूटी जोड़ी, तो साफ लग गया कि वहां भी अब दोबारा ये लोग साथ नहीं आएंगे। और अब ये बिहार में भी ये लग रहा है, यही पैटर्न है राहुल गांधी का,
कि आप जाकर चुनाव प्रचार करो, फिर आप घूमने चले जाओ, और जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आप फिर दूसरे आप जैसे दोष देंगे आप। तो फिर ये लगता है कि कांग्रेस जो है अब आज से ग्राउंड की तैयारी शुरू कर दी होगी उन्होंने अगले लोकसभा चुनाव के लिए। और ये अगर ये नतीजे अगर एग्जिट पोल की तरह अगर आते हैं, कई मानों में ऐतिहासिक होगा, और इसका असर इस चुनाव, बिहार के चुनाव के नतीजे का असर पूरे देश पे पड़ेगा। यकीन मानिए अब नए समीकरण बनेंगे, नई चीजें बनेंगी, और बीजेपी की जो विजय रथ की जो है ना लगातार जो चला है, इन्होंने इसके पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जिससे जीते हैं, तो उनकी गाड़ी अगली बढ़ेगी बंगाल की तरफ, जो बिहार से बिल्कुल लगा हुआ है, और इसका फायदा उन्हें मिलेगा भी, क्योंकि आप उड़ीसा में, ईस्ट में अगर देखें तो उड़ीसा में इनकी सरकार बन चुकी है, और बिहार में ठीक है नीतीश कुमार सीएम, इसमें मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, लेकिन मुझे इस बात पर अभी भी डाउट लगता है कि बहुमत आ भी जाए एनडीए को तो नीतीश कुमार बहुत लंबे समय तक रहेंगे या पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, मुझे इसमें शक है, अभी भी शक है। तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि उसका सीएम हो। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प इस बार होगा कि जो सीटें अगर आती हैं बीजेपी की ज्यादा आती हैं या जेडीयू की आती है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्योंकि लास्ट टाइम में ऑलमोस्ट डबल का फासला था, तो क्या इस बार अगर जिस तरह के जेडीयू का परफॉर्मेंस, इस बार बिग ब्रदर कौन होगा, ये बिग ब्रदर कौन होगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो मिला-जुला की स्थिति लबो-लुबाब यही है। जो एग्जिट पोल है वो इशारा इस तरह कर रही है कि इंडिया की सरकार बन रही है, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव को उम्मीदें रहेंगी। दो दिन नतीजे आने में, 14 तारीख को नतीजे आने हैं, तब तक मुझे लगता है कि आप किसी को रूल आउट भी नहीं कर सकते हो कि नतीजा उलट भी सकता है, हम एग्जिट पोल के उससे अलग भी हो सकता है, इतर भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो चीजें दिख रही हैं उससे तेजस्वी की जो रात की जो कहते हैं ना कि नींदें उनके हराम होना या नींदें उड़ना, यह स्वाभाविक सी बात है। ये तमाम चीजों पर अभी कड़क इलेक्शन में भी आपको और लगातार खबरें देते रहेंगे। और अब सरकार, अब तो चुनाव खत्म हो गए हैं, अब सरकार कौन बनाएगा, क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं, वो तमाम चीजों पर हम नजर रखेंगे। और अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।